वो आपका सस्पेंशन है। ठीक है, सस्पेंशन से अगर आप देखो तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप आते हैं सस्पेंशन और इमल्शन से। ठीक है, क्वेश्चन एक ही आएगा, एक क्वेश्चन सस्पेंशन से आ जाएगा, एक क्वेश्चन इमल्शन से आ जाएगा, लेकिन उस एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको सस्पेंशन करा रहा हूँ, फिर मैं आपको इमल्शन कराऊंगा। जैसे जब आप इमल्शन पढ़ते हो तो इमल्शन में आप कहते हो कि दो लिक्विड हैं जो कि क्या है, आपके इमिसिबल है। दो लिक्विड हैं जो कि आपके इमिसिबल है, मिक्स नहीं होते। वहीं जब आप सस्पेंशन पढ़ते हो तो एक केस आपका सॉलिड हो सकता है। ठीक है, दूसरा सॉलिड मतलब एक चीज आपकी सॉलिड होनी चाहिए, जो दूसरी चीज है वो आपकी सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ज्यादातर केसेस में ये या तो आपकी लिक्विड होती है या गैस होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लिक्विड और सॉलिड का सस्पेंशन जो है वो आप पढ़ते हो फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हो कुछ भी सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपकी सॉलिड होनी चाहिए, जो आपका एपीआई है वो सॉलिड होना चाहिए। अब वो आपका सस्पेंडेड किस में है वो आपका डिपेंड करता है कि गैस में है, सॉलिड में इस सस्पेंडेड है या लिक्विड में है। ठीक है, तो वो सस्पेंशन है। तो अब अगर आप देखो, जो ये सस्पेंशन और ये इमल्शन है ये आपकी लिक्विडोसिस फॉर्म है और ये बाइफेजिक है, मतलब इसमें दो फेज है। जैसे इमल्शन में आपके दो लिक्विड हैं जो कि इमिसिबल है, सस्पेंशन में एक सॉलिड लेके चलते हैं हम, एक लिक्विड लेके चलते हैं, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, सस्पेंड रहते हैं। ठीक है, अब इनका जो यूज है ये ओरल यूज के लिए हो सकता है। ठीक है, जैसे बच्चों को पैरासीटामोल का सस्पेंशन दे दो, या कोई एंटीबायोटिक ऑफ्लोक्सासिन, उसका सस्पेंशन आता है बच्चों के लिए, आप चम्मच से देते हो। एक्सटर्नल यूज के लिए कैलामाइन, ठीक है, लोशन वगैरह, लोशन सस्पेंशन इस टाइप से आते हैं। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन आते हैं जो आपकी आई के लिए स्पेशली। ठीक है, एंटीबायोटिक जैसे क्लोरमफेनिकॉल उसके लिए आते हैं। पेरेंट्रल, पेरेंट्रल में भी आपका एंटीबायोटिक्स आती हैं। ठीक है, जिनको आप पेरेंट्रल रूट से देते हो, जो कि पेन किलर्स हैं या स्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, तो ये ओरल, एक्सटर्नल, ऑप्थेल्मिक, पेरेंट्रल, ये चारों फॉर्म में आपके सस्पेंशन और इमल्शन होते हैं। तो आज हम सबसे पहले सस्पेंशन पे फोकस करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तीन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, सस्पेंशन का साइज। ठीक है, सस्पेंशन का साइज क्या है। दूसरा, सस्पेंशन के जो आपको फॉर्मुलेशन बनाने के लिए जो आपको एजेंट्स चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए वो। ठीक है, और तीसरा, आप सस्पेंशन का इवेल्युएशन कैसे करोगे कि ये सस्पेंशन ठीक बना है या नहीं बना। सेम चीज इमल्शन में भी रहती है, यही तीन चीजों को टारगेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर जो मेन आपके रहे हैं वो इवोल्यूशन और आपका सस्पेंशन में जो प्रेजेंट फार्मास्यूटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो रहे। ठीक है, तो जैसे आप सस्पेंशन को देखो, तो सस्पेंशन क्या है आपका, बायोफेजिक है, हेट्रोजीनस सिस्टम है, जिसमें आपका एक फेज में क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है, एक फेज में आपका लिक्विड है। ठीक है, तो जो आपका सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, या जैसे आप सॉलिड पार्टिकल है या तो आप उसको क्या बोल देते हो, सोल्यूट बोल देते हो, यहाँ आप इसको बोलते हो डिस्पर्स फेस। इसका एक और नाम भी होता है डिस्पर्स फेस के अलावा, इंटरनल मीडियम। ठीक है, दूसरा क्या नाम होता है, इंटरनल मीडियम। और वहीं ये जो सॉलिड है वो किस में सस्पेंडेड है, जैसे लिक्विड है तो लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पर गैस भी हो सकता है। तो ये जो लिक्विड है, अब ये जो लिक्विड है, एक तो ये इसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। ठीक है, और अब जो ये लिक्विड है इसको आप बोलते हो, या तो आप नॉर्मली तो सॉल्वेंट बोलते हो, तो यहाँ पर ये हो जाता है डिस्पर्जन मीडियम। ये था डिस्पर्स फेस, यहाँ पर हो जाता है डिस्पर्जन मीडियम या फिर एक्सटर्नल फेस। एक और चीज होती है, एक और नाम भी होता है इसका, जो आपका डिस्पर्स फेस है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस मीडियम, सॉरी डिसकंटिन्यूस मीडियम। और जो आपका ये लिक्विड है या डिस्पर्जन मीडियम है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस मीडियम। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जो आप सॉलिड ले रहे हो सस्पेंशन में या इमल्शन में भी, जो आपका कम कम उसमें प्रेजेंट होगा, उसको वैसे तो नॉर्मली आप सोल्यूट से याद रखते हो, उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेस। ठीक है, इंटरनल मीडियम, डिसकंटिन्यूस फेस।
ठीक है, या फिर आप मेनली आप क्या बोल देते हो, सोल्यूट या फिर एपीआई। सस्पेंशन के केस में जो आपके सॉलिड पार्टिकल है वहीं आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, ये बात आप याद रखना। सस्पेंशन के केस में जो आपका एपीआई है वो सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है। तो हम इसको डिस्पर्स फेज को, या जो सॉलिड पार्टिकल है इसको किस में डालते हैं, डिस्पर्जन मीडियम में। डिस्पर्जन मीडियम मींस आपका डिसकंटिन्यूस फेज, आपका एक्सटर्नल मीडियम, ठीक है। तो ये सारा आपका डिस्पर्जन फेज, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, इनके अलग अलग नाम है। क्वेश्चन में आपको ज्यादातर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम देके पूछा जाएगा, या फिर कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फेज, ठीक है। इसलिए जितने नाम है मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी बता दिए, ठीक है। जैसे डिस्पर्जन मीडियम को आप क्या बोलोगे, कंटिन्यूस फेज, डिस्पर्जन मीडियम तो है ही, इसके साथ साथ एक्सटर्नल मीडियम, ठीक है। तो ये सारे आपके नाम है। तो इसमें सस्पेंशन क्या, एक तो बायफेजिक है, हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस क्यों है, सॉलिड और लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। जो आपके सॉलिड पार्टिकल है वो डिस्पर्स है या सस्पेंडेड है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायमीटर। जो आपका सस्पेंशन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि आपका सस्पेंशन का पार्टिकल साइज क्या है या पार्टिकल रेंज क्या है। तो डायमीटर जो डिस्पर्स फेज का है, अब डिस्पर्स फेज में आपको पता है क्या है, आपका सॉलिड है। जो डायमीटर है सस्पेंशन में वो आपके सॉलिड फेज का, वो 0.5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर है। ये बात आप याद रखना, 0.5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। क्योंकि जब आप इमल्शन पढ़ोगे तो इमल्शन में बहुत सारे टाइप के इमल्शन है, माइक्रो, नैनो, इस टाइप के, और इसके साथ फाइन इमल्शन, इस टाइप के कई इमल्शन आएंगे, वहां पर आपको साइज में कंफ्यूजन होगा। तो सस्पेंशन का साइज 0.5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। तो ये आपका डिस्पर्स फेज है। अगर मान लो ये साइज आपका कम हो जाए, जैसे ये साइज 1 नैनोमीटर से 0.5 की रेंज में आ जाए, तो ये जो आपका सस्पेंशन बनेगा, इस सस्पेंशन को हम बोलते हैं कोलोइडल सस्पेंशन, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के सस्पेंशन है, बेस है साइज के ऊपर। तो ये जो है ये आपका नॉर्मल डिस्पर्स फेज में जो सॉलिड है उसका जो रेंज है, अगर वो उससे कम हो जाती है तब हम उसको कोलोइडल सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि जो आपको कोलोइडल सस्पेंशन है वो तब होगा जब आपका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक होगा। इसके अलावा जो नॉर्मल आप सस्पेंशन देखते हो उसका साइज 0.5 से 100 माइक्रोमीटर तक होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखना, इस रेंज को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब जो आप सस्पेंशन बनाते हो इसको आप ओरल डोजेस फॉर्म में ले लो, ठीक है। आप पेरेंटल में ले लो, आप ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन यूज कर लो, आप कैसे भी यूज कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप के आपसे पूछ लिए जाएंगे। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, नाइपर के बारे में बोल रहा था। नाइपर का पैटर्न भी इस साल चेंज होगा, और थोड़ा आपके लिए थोड़ा खतरे की घंटी है। पहले जब फार्मा के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अब शायद 50 क्वेश्चन ही फार्मा के आएंगे बस, और 50 क्वेश्चन आपके जर्नल एप्टीट्यूड के आएंगे, अभी तक जो कंडीशन चल रही है। बाद में उन्होंने चेंज कर दिया तो पता नहीं, अभी जो फाइनल जो डेट आई है उसके हिसाब से सिर्फ 50 क्वेश्चन फार्मा के आएंगे, 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब अब बहुत आपसे स्पेसिफिकली और डीप पूछेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन की। जैसे आप सस्पेंशन को देखो, एक बार एज्यूम करो तो सबसे पहले वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि मान लो आप सस्पेंशन से 1 चम्मच दे रहे हो तो उसमें इक्वल डोज जानी चाहिए हर बार। जैसे ये एक सस्पेंशन की बोतल है, आप इसमें से 5 चम्मच दे रहे हो, 1 2 3 4 5, तो इस 5 चम्मच में इक्वल डोज जाना चाहिए। तो जब तक वो सॉलिड पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तब तक आपकी यूनिफॉर्म डोज नहीं जाएगी। तो सस्पेंशन को आप जब देखते हो तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, शेक वेल बिफोर यूज, ताकि पार्टिकल्स आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो आपका शेकिंग से पार्टिकली यूनिफॉर्म डिस्पर्स हो जाए। सेकंड क्या है, होमोजीनस हो, कि आपका ऐसे फेस सेपरेशन ना हो कि सॉलिड नीचे बैठ जाए ऊपर लिक्विड अलग हो जाए, इस टाइप से नहीं होना चाहिए, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन आपकी जो है ठीक होनी चाहिए ताकि पर्सन उसको स्वेलो कर सके, या फिर अगर आप उसको सिरिंज से दे रहे हो तो वो उससे पास आउट कर सके। ऐसा ना हो कि आप इतना प्रेशर लगाओ सिरिंज के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाए और सिरिंज फट जाए, ठीक है, इस टाइप से ना हो। और इसके अलावा हार्ड केक ना बने।
हार्ड केक क्या होता है, जब आपके पार्टिकल्स इस तरीके से, छोटे छोटे साइज के पार्टिकल इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका हार्ड केक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और हार्ड केक को आप शेक करके जो है तोड़ नहीं सकते हो, एक बार हार्ड केक बन गया मतलब आपका सस्पेंशन खराब हो गया। ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, शेप साइज वैसा होना चाहिए, केमिकली और माइक्रोबिकली स्टेबल होना चाहिए, सिरिंज से पास हो जाए, गुड थिक्सोट्रोपिक प्रॉपर्टी। थिक्सोट्रोपिक आप पढ़ते हो, जेल सॉलिड सॉल्यूशन वाला, तो ये आपका जेल से सॉल्यूशन और सॉल्यूशन टू जेल इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाए, थिक्सोट्रोपिक प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। एडवांटेज क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आपकी इनसॉल्युबल ड्रग हैं जिनका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कोई सस्पेंशन फॉर्म में आप उसको गटक जाओ फटाफट, ठीक है, या उसमें कोई फ्लेवरिंग एजेंट डाल दो, तो उसका टेस्ट को जो है हम बिटर मास्क कर सकते हैं। सेकंड, इनसॉल्युबल ड्रग, जो आपकी ड्रग इनसॉल्युबल है उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके या सस्पेंशन में कन्वर्ट करके, जैसे प्रोकेन पेनिसिलिन जी है। सस्पेंशन की जो बायोबिलिटी है वो बाकियों से बेटर है, जैसे सबसे ज़्यादा है सॉल्यूशन, फिर सस्पेंशन, कैप्सूल, कंप्रेस टैबलेट और कोटेड टैबलेट। तो सबसे ज़्यादा बायोबिलिटी सॉल्यूशन की है, फिर सस्पेंशन की है, फिर आपका कैप्सूल, कंप्रेस्ड और कोटेड, ठीक है। और इससे आप जो है ड्यूरेशन और जो आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन है सस्पेंशन से, वो आप बना के रख सकते हो, क्योंकि इसकी बायोबिलिटी ज़्यादा है। जैसे आप एक पढ़ते हो प्रोटामिन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन। अब इसमें जो जिंक और प्रोटामिन डाला गया है, ये इसलिए डाला गया है ताकि ये जो है आपका ड्यूरेशन और ऑनसेट ऑफ एक्शन जो इंसुलिन का है वो बढ़ा सके, धीरे धीरे रिलीज कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मान लो तो आपको इंसुलिन का इफेक्ट लंबे टाइम तक रखना है, तो अगर आप सस्पेंशन की फॉर्म में दोगे, एक तो उसकी बायोबिलिटी जल्दी अचीव होगी और वो उसको मेंटेन रखने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिक एग्जांपल है, ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, ठीक है। तो अगले तो आपके ऐसे ही हैं कि लोशन है या कोई और है तो ज़्यादा इफेक्ट देता है। मेन आपके लिए ये है जिनके स्पेसिफिक एग्जांपल, ठीक है। जैसे टेस्ट मास्किंग के लिए आपका क्लोरमफेनिकॉल है, इसमें स्टेबिलिटी के लिए भी आप क्लोरमफेनिकॉल पाल्मिटेट का एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है पूरा। स्टेबल में प्रोकेन पेंसिलिन जी, बायोएबिलिटी, ड्यूरेशन और ऑनसेट में प्रोटामिन जिंक इंसुलिन। डिसएडवांटेज क्या है कि एक बार हार्ड केक बन गया तो आपका सस्पेंशन जो है वो खराब हो गया, और सस्पेंशन वाले केस में या इमल्शन वाले केस में आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, खासकर इमल्शन वाले केस में माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अगर आपने सस्पेंशन को अच्छे तरीके से शेक नहीं किया तो आपकी यूनिफॉर्म डोजेज नहीं आएंगी, ठीक है। ज़्यादा टाइम के लिए आपने इसको रख दिया विदाउट शेक किए, तब भी आपका जो है इसमें हार्ड केक बनने का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी हम एक बोल सकते हैं कि माइक्रोबियल है, या वैसे हमें दिक्कत है यूनिफॉर्मली डोज की दिक्कत है, माइक्रोबियल ग्रोथ की दिक्कत है, तो ये सारी दिक्कत सस्पेंशन में है। अगर साइज ज़्यादा बड़ा हो गया तो आपका सिरिंज से पास नहीं होगा, अगर सिरिंज से पास हो गया सस्पेंशन तो वेन में दिया है तो वहां पर पेन ज़्यादा करेगा ये, या आपने मसल्स में दिया है तो ये इंजेक्शन से पेन ज़्यादा होगा अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो, ठीक है। अब ये आपकी क्लासिफिकेशन है सस्पेंशन की, बेस्ड है अलग अलग, ठीक है। जैसे ये आपका जर्नल क्लास है ओरल सस्पेंशन पे, जैसे पैरासीटामोल, एंटासिड्स, एंटीबायोटिक, एंटालमिंटिक्स, लेक्सेटिव, ये सारे आपके ओरल सस्पेंशन। टॉपिकल्स में जो आप एक्सटर्नली अप्लाइड करते हो, कैलामाइन लोशन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सस्पेंशन का। पेरेंटल में कोलेरा वैक्सीन, इंसुलिन जो मैंने आपको बताया था प्रोटामिन वाला, और जिंक सस्पेंशन, ये आपके पेरेंटल के एग्जांपल। ये सारा बेस है कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, रूट क्या है। जैसे ऑरल में पैरासीटामोल, एंटासिड, एंटीबायोटिक, एंटालमिंटिक्स, ये सारे आराम से, कैलामाइन लोशन इजीली मिल जाता है। कोलेरा वैक्सीन, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन और जिंक सस्पेंशन, ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड, कि उसमें सॉलिड पार्टिकल कितने हैं, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। अगर डाइल्यूट है तो उसका रेशो 2 से 10% वेट बाय वॉल्यूम होगा, जैसे कोर्टिसोन, एसीटेट, प्रेडनिसोलोन। ये ज़्यादातर हम बच्चों में ही देते हैं, डाइल्यूट सस्पेंशन और कंसंट्रेटेड सस्पेंशन जो है ये हम बच्चों में ज़्यादा देते हैं। कंसंट्रेटेड सस्पेंशन जिंक ऑक्साइड
हालांकि जिंक ऑक्साइड टॉक्सिसिटी कोज करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, लेकिन इसकी डोज हमें फिर ज़्यादा टाइम तक नहीं देनी होती है। तो 50% वेट बाय वॉल्यूम। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपका हार्ड केक और नॉन हार्ड केक में डिफ्रेंशिएट करता है, दैट इज द फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड। ये आपका डिपेंड करता है कि जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से डिटोरिएट होते हैं, मतलब किस तरीके से जो आपका सस्पेंशन है वो खराब होता है। इन पार्टिकल्स का नेचर क्या है, जैसे मान लो आपने पैरासीटामोल सस्पेंशन बनाया, तो ये सस्पेंशन आपका फ्लोकुलेटेड बनेगा, डीफ्लोकुलेटेड बनेगा, ये डिपेंड करता है पैरासीटामोल्स के पार्टिकल्स के ऊपर कि किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो उस बेस पे हमने फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड में इसको डिवाइड किया। ठीक है, इसको हम एक बार इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है वो आपका साइज है, कोलोइडल, कोर्स और नैनो। कोलोइडल में आपका 1 माइक्रोन से कम का साइज है, कोर्स सस्पेंशन में 1 माइक्रोन से ज़्यादा का साइज है, नैनो सस्पेंशन में 10 नैनोग्राम से आपका 1 मिलीमीटर तक, 1 mm तक। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, खासकर आपसे एक दो ही पूछे जाते हैं, कोलोइडल और कोर्स। नैनो पूछा जाता है तो नैनो इमल्शन में पूछा जाता है, नैनो इमल्शन का साइज क्या है, वो भी नैनोग्राम में है और उसकी वैल्यू यहाँ से अलग है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि कोलोइडल और कोर्स का, कोलोइडल मीन्स जैसे आप पानी में जब डिटॉल मिला देते हो, ठीक है, उस टाइम पे जो सोल्यूशन बनता है कोलोइडल है, लेस देन 1 माइक्रोमीटर। कोर्स में ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर, कि आप सैंड मिला दो, ठीक है, या मिट्टी मिला दो, कुछ ऐसा मिला दो तो आपका वो कोर्स सस्पेंशन बनेगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल साइज याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड। एक बात याद रखना, फ्लोकुलेटेड से आप एक चीज याद रख रखना, फ्लो। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें क्या है, जैसे आपने सस्पेंशन बनाया तो आपको पता है कि ग्रेविटी काम करेगी, इन पार्टिकल्स को इकट्ठा करेगी, वो आपका एक नॉर्मल फिनोमेना है। ठीक है, जैसे पार्टिकल्स मान लो यहाँ पर इकट्ठे हो गए, ठीक है, लेकिन ये पार्टिकल्स जो हैं ये लूजली बाउंड है, इनमें कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं होगी है कि ये आपका, आप इसको शेक करोगे तो ये आपके रीडिस्पर्स नहीं हो जाएंगे। तो ये पार्टिकल्स क्या है, जल्दी बाइंड होते हैं और जल्दी ही इनकी बाइंडिंग जो है टूट जाती है। जैसे मान लो ये आपका सस्पेंशन था, स्टार्टिंग में इस फॉर्म में था, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, जल्दी जल्दी आके एक दूसरे के ऊपर बाइंड करेंगे, लेकिन आपने 1 मिनट बाद इसको शेक किया या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद शेक किया, तो ये फिर से अपनी वैसे वाली फॉर्म में आ जाएगी। तो इनका सेडिमेंटेशन भी जल्दी होता है और ये रीडिस्पर्स भी जल्दी होता है। ठीक है, इस केस में सस्पेंशन जो है वो खराब होने के चांसेस कम है, हार्ड केक नहीं बनता है। ठीक है, तो वो आपका फ्लोकुलेटेड है, मतलब फ्लो में पार्टिकल रहते हैं, चाहे वो आपका नीचे जा रहे हैं, चाहे आप उसको रीडिस्पर्स करते हो, चाहे वो ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पार्टिकल एग्जिस्ट एज लूज एग्रीगेट, सेडिमेंटेशन हाई है, सेडिमेंटेशन रैपिड फॉलो होता है, लेकिन पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है, जिसकी वजह से हार्ड केक नहीं बनता है। ये आपसे पूछा जाएगा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में या डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में किसमें हार्ड केक बनता है, तो फ्लोकुलेटेड में नहीं बनता है, डीफ्लोकुलेटेड में बनेगा। ठीक है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में यूनिफॉर्म डोज देना आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, रीडिस्पर्जन वाले चांसेस है। वही फ्लोकुलेटेड में, जैसे इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो हैं आपके नीचे तो आते हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स नीचे आते हैं एक ग्रुप की फॉर्म में, जैसे 6-7 लोगों का ग्रुप, ये 6-7 लोगों का ग्रुप। ठीक है, तो ये इस तरीके में गुच्छे में नीचे आते हैं और इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। जैसे आप अपने क्लास में देखो तो 5-5 6-6 लोगों का ग्रुप होगा, तो उन लोगों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन आप पूरी क्लास में देखो तो। ठीक है, अब आप इसको रीडिस्पर्स करते हो, तो रीडिस्पर्स करने से क्या होता है, ग्रुप का ग्रुप सिर्फ रीडिस्पर्स होता है, ये एज एन इंडिविजुअल पार्टिकल रीडिस्पर्स नहीं हो रहा है, ग्रुप का ग्रुप आपका रीडिस्पर्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और ये जो पार्टिकल्स आपके एक साथ बन गए हैं ये क्या करते हैं, एक तरीके का हार्ड केक बनाते जाते हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल बन जाएंगे और पूरा आपका हार्ड केक बन जाएगा जिसको आप तोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसमें आप याद रखना पार्टिकल्स एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटी,
कि आपका अलग अलग होते हैं, फिर आपका जुड़ते हैं। सेडिमेंटेशन लो है, सेडिमेंटेशन धीरे धीरे होता है, और इसमें जो है आपका जो केक बन गया एक बार बॉन्डिंग की वजह से, उसको आप रीडिस्पर्स नहीं करा सकते, ठीक है। और इसमें आप यूनिफॉर्म डोज भी नहीं दे सकते, ये बात आप याद रखना डीफ्लोकुलेटेड वाले। ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे पॉइंट से। किस में लूज एग्रीगेट है, किस में सेपरेट एंटिटी से आपका ग्रुप में ऐड हुआ है, उसके बाद सेडिमेंटेशन किस में ज्यादा है, रीडिस्पर्सन हो रहा है, हार्ड केक बन रहा है या नहीं बन रहा है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन अभी तक हार्ड केक पे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको सस्पेंशन जब आप बनाते हो तो आपको किस किस बात का ध्यान रखना है। पहला, पार्टिकल साइज। ये आपको जो पार्टिकल साइज की रेंज है 0.5 माइक्रोमीटर से एक तो 100 माइक्रोमीटर तक की रेंज है। इसके अलावा आप बना क्या रहे हो, कोर्स बना रहे हो, उसकी आप या आप कोलोइडल बना रहे हो। कोर्स बना रहे हो तो आपका जो साइज है पार्टिकल का वो 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप बना रहे हो आपका कोलोइडल तो 1 माइक्रोमीटर से आपका कम हो जाएगा। नैनो बना रहे हो तो वो 10 mg और 1 mm वाली रेंज में कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इस तरीके में तो इसमें पार्टिकल साइज, वेटिंग, सेडिमेंटेशन, ब्राउनियन मूवमेंट और इलेक्ट्रोकाइनेटिक और एग्रीगेशन। जैसे पार्टिकल साइज देखो, हम कोई सस्पेंशन का एक पार्टिकल साइज ऐसा नहीं बता सकते हैं कि यही होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टिकल साइज ज्यादा छोटा हो गया तो उस केस में हार्ड केक बनने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल साइज ज्यादा बड़ा हो गया तो वो सिरिंज से पास आउट नहीं होगा, या आप कोई ऐसा रूट दोगे। तो हम सिर्फ पार्टिकल साइज में एक ही बात लिखते हैं, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल, ठीक है। उसके बाद है वेटिंग। वेटिंग का मतलब है कि जो आपका आप इसमें सस्पेंडिंग एजेंट वगैरह यूज करोगे, उनके जो नेचर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंटरफेयर कर जाए, ठीक है। वो आपका एक तरीके से सरफेस टेंशन कम करे आपका सॉलिड के बीच में और लिक्विड के बीच में। सेडिमेंटेशन, ये आपका देखो, अगर आप एक सस्पेंशन बना रहे हो, ठीक है, तो सस्पेंशन जब आप बना रहे हो तो एक तो आपको पता है कि जितना बड़ा पार्टिकल साइज होगा उतनी जल्दी नीचे आएगा, ठीक है, एक तो ये केस है। ऊपर से विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, मान लो यहाँ पर जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो पार्टिकल को नीचे आने में टाइम लगेगा। उसके साथ साथ जो आपका डेंसिटी में डिफरेंस है कि आपका लिक्विड की डेंसिटी क्या है और आपने ये जो यहाँ पर सॉलिड यूज किया उसकी डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। तो हम सेडिमेंटेशन निकालने के लिए हम एक स्टोक्स लॉ या स्टोक्स इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब आप सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन लगाते हो, निकालते हो तो आप कौन से इक्वेशन से निकालते हो, दैट इज स्टोक्स लॉ, स्टोक इक्वेशन। नेक्स्ट क्या, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट आपको पता है कि पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं कब, जब आपका सॉल्यूशन क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर पार्टिकल आपस में टकराते रहेंगे तो वो आपके यूनिफॉर्मली डिस्पर्स रहेंगे, वो आपके नीचे नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा ब्राउनियन मूवमेंट होगा उतना बेटर है कि आपका सस्पेंशन अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या, इलेक्ट्रोकाइनेटिक। इलेक्ट्रोकाइनेटिक का मतलब है चार्ज। जैसे ये अब मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स तो ये इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। जितना इनके ऊपर सिमिलर चार्ज होगा या ज्यादा चार्ज होगा, ये एक दूसरे से रिपेल करते रहेंगे और आपका इस सस्पेंशन में घूमते रहेंगे। जैसे ही चार्ज यहाँ पर कम होगा या चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में आएंगे और अपना एक ग्रुप बना के, जो कि आपका क्या कर सकता है, हार्ड केक बनाने में एज एन इंडिविजुअल एंटिटी ऐड करके हार्ड केक बनाएगी और इन पार्टिकल्स को नीचे बिठा देगी। तो जितना ज्यादा रिपल्सिव चार्ज है हमारे लिए उतना बेटर। एग्रीगेशन मतलब शेकिंग के बाद जो है वो आपका रीडिस्पर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें सस्पेंशन में देखनी पड़ती है। पार्टिकल साइज यही है, नॉट टू स्मॉल नॉट टू बिग। अब ये आपकी इक्वेशन है सेडिमेंटेशन की, जिसको आप स्टोक्स लॉ या फिर स्टोक इक्वेशन से लगाते हो। एक बात याद रखना, ये वाली इक्वेशन सिर्फ तब अप्लाई होगी जब आपका सस्पेंशन डाइल्यूट फॉर्म में है। कंसंट्रेटेड वाले में जैसे 50 हमने बोला था, 50 माइक्रोमीटर कुछ ऐसा बोला था हमने, 50% वेट बाय वॉल्यूम कुछ ऐसा बोला था। उस केस में स्टोक्स लॉ नहीं लगता है, सिर्फ डाइल्यूट सस्पेंशन में लगता है। तो आप इस इक्वेशन को याद रखना,
वी सेडिमेंटेशन आपका डायमीटर, उसके बाद जो आपकी डेंसिटी में डिफरेंस है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डेंसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 18 अपॉन में ईटा नॉट, दैट इज द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसमें है? पोइज में है, ठीक है, ये विस्कोसिटी की यूनिट होती है पोइज। तो आप इस तरीके से आप फॉर्मूला देखते हो। अब जितना ज्यादा डेंसिटी में डिफरेंस है सॉलिड की और लिक्विड की, उतना ज्यादा आपका सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि आप जो वॉल्यूम निकाल रहे हो, सॉरी सेडिमेंटेशन की जो वेलोसिटी निकाल रहे हो कि कितनी देर में जो आपका पार्टिकल्स है वो नीचे जाएंगे, वो आप स्टोक इक्वेशन से निकाल रहे हो। उसके लिए आपको डेंसिटी चाहिए सॉलिड की, डेंसिटी चाहिए मतलब सॉलिड मतलब डिस्पर्स फेस की, डिस्पर्स मीडियम की, पार्टिकल्स का साइज चाहिए डायमीटर, ठीक है। कई बार यहाँ पर आपको रेडियस करके भी ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ आपको क्या चाहिए? विस्कोसिटी चाहिए। ये चार चीजें आपको चाहिए स्टोक्स इक्वेशन लगाने के लिए या आपको वेलोसिटी निकालने के लिए। अब इसकी जो लिमिटेशन है कि पहले ये आपका सिर्फ डाइल्यूट पे लगेगा, पार्टिकल्स फ्रीली होने चाहिए, उनमें कोई केमिकल या जो आपका फिजिकल अट्रैक्शन है वो नहीं होना चाहिए। अब हम जो निकालते हैं यहाँ से सेडिमेंटेशन, वो हम फ्लोकुलेटेड के लिए अलग से निकालते हैं और डी फ्लोकुलेटेड के लिए अलग से निकालते हैं। जब आप फ्लोकुलेटेड के लिए निकाल रहे हो तो F इजिकल टू जो वेलोसिटी आपकी किसके लिए आई है, फाइनल में आई, और जो वेलोसिटी आपकी इनिशियल थी, यहाँ से आपकी जो वेलोसिटी फाइनल के लिए आई और जो मतलब आपने जीरो टाइम पे जो रीडिंग ली और जो आपने 5 मिनट बाद जो रीडिंग ली, उससे हम फ्लोकुलेटेड और डी फ्लोकुलेटेड के लिए निकालते हैं। जैसे F फॉर फ्लोकुलेटेड और F फॉर डी फ्लोकुलेटेड, ठीक है। तो अब इसको आप निकालोगे तो ये हो जाएगा एफ यू अपॉन में एफ नॉट, इसके लिए भी एफ यू अपॉन में एफ नॉट, ठीक है। अब बाद में हम इसको भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं तो हम डिग्री निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपने एफ लिखा, दैट मीन्स द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। तो ये क्या है? ये रेशियो है कि आपकी सेडिमेंटेशन की वेलोसिटी, जो आपकी जो सेडिमेंटेशन हुआ उसके बाद फाइनल वॉल्यूम कितना आया और जो इनिशियल वॉल्यूम था वो कितना आया, उसके उसके बेसिस पे आप ये सेडिमेंटेशन को निकाल लेते हो, एफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका फ्लोकुलेटेड के लिए है। सेम आप ऐसे ही डी फ्लोकुलेटेड के लिए निकालते हो, ठीक है। एफ यहाँ पर लिख दोगे डी, तो म्यू अपॉन में म्यू नॉट, ठीक है। इस तरीके से आप एफ निकाल देते हो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। अगर एफ की वैल्यू आपकी क्या है? लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है और एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब एफ की वैल्यू छोटी कब होगी? जब आपकी ये वैल्यू जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस केस में म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, इक्वल हो जाएंगे एफ इज इक्वल टू 1 पे। अब ग्रेटर कब होगी? ग्रेटर जब होगी जब आपका ये जो बाद वाली वैल्यू है ये बड़ी हो जाए इनिशियल से, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक और टर्म आती है कि जो आपने यहाँ पर ये वॉल्यूम निकाली फ्लोकुलेटेड के लिए, जो एफ निकाला, ये आपने फ्लोकुलेटेड के लिए निकाला और डी फ्लोकुलेटेड के लिए निकाला। अगर आप इसको डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ पर ये एफ जो कि आपका क्या है? फ्लोकुलेटेड के लिए है, और एफ आपका क्या है? डी फ्लोकुलेटेड के लिए, तब आप उसको बोलते हो डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। इसको आप प्रेजेंट करते हो बीटा से, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा इज 1। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 व्हेन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज इक्वल टू सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डी फ्लोकुलेटेड। यहाँ पर ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बीटा आप याद रखना, बीटा क्या है? सेडिमेंटेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लोकुलेटेड बाय में सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डी फ्लोकुलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या? ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट आपका यही है कि आपके जो कितने पार्टिकल्स हैं कितनी देर में टकरा रहे हैं, बम्बार्डमेंट क्या हो रहा है। उसके लिए आपको इक्वेशन याद रखनी है, डी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर टी स्मॉल टी एन 3 पाई ईटा आर। तो आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है, एन आपका एवोगैड्रो नंबर है कि आपके कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये आपका विस्कोसिटी है और आर आपका रेडियस है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, ये इक्वेशन आपको एज इट इज याद रखनी है
स्टोक्स इक्वेशन और ब्राउनियन मूवमेंट के लिए। ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो इवैल्यूएशन में भी आप यही सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि आपका जो सरफेस से टाइटली बाउंड प्लेन है और जो इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन है जहां पर चार्ज नहीं है, उसके बीच में आपका कितना डिफरेंस है, उसको आप जीटा पोटेंशियल बोल देते हो। जैसे आप पार्टिकल्स की जब लेयर बनाओगे तो दो लेयर्स के जो आपकी आउटर लेयर है उस पर चार्ज आता है हमेशा, तो आप इस तरीके से आप चार्ज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। जो आपकी आउटर लेयर जो मूव करती है तो आपका पार्टिकल्स का चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, तो आप जीटा पोटेंशियल फाइंड आउट करते हो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, जितना आपका जीटा पोटेंशियल ज्यादा होगा मींस रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब जीटा पोटेंशियल आपका तभी ज्यादा होगा जब आपका रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे। उस टाइम पर उतना सस्पेंशन आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जैसे ही जीटा पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था मान लो, और इस वाले जो दूसरे पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, जीटा पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आपकी कम हो जाएगी। और जीटा पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है तो मतलब आपका हार्ड केक बनने के चांसेस ज़्यादा है। तो जीटा पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और आपके फोर्स कैसे होने चाहिए, रिपल्शन फोर्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्मुलेशन। तो सबसे पहले आपको मेडिकामेंट्स एपीआई चाहिए, उसके बाद फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स। फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स का मतलब क्या है, जो आपके सस्पेंशन को डिस्पर्स रखे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, जो आपका चार्ज बना के रखे, जैसे सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट, फोस्फेट, सिट्रेट्स। उसके बाद सर्फेक्टेंट्स है जो आपका क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को जो है वो कम करते हैं बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, उसके अलावा पॉलीमर्स हैं। अब यहाँ पर जो आपके सर्फेक्टेंट है वो नॉन आयनिक और आयनिक दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आयनिक होंगे या नॉन आयनिक होंगे, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलीमर है जैसे स्टार्च, एल्जिनेट्स, सेल्यूलोज। ये सारा आपका एक तरीके से हेल्प करते हैं पार्टिकल्स को डिस्पर्स होने में। नेक्स्ट, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स, कि अगर डीफ्लोकुलेशन हो गया या उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या डालते हैं। तो डीफ्लोकुलेशन जो है, इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जो आपके लो मोलिकुलर वेट वाले पॉलीमर्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हम वो यूज़ करते हैं, जैसे पॉलीफॉस्फेट, लिग्नोसल्फोनेट या सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो आपके पार्टिकल्स बने हैं, ठीक है, जो आपके पार्टिकल्स बने हैं उनको ब्रेक करने का काम करते हैं। कि जैसे अगर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड से अट्रैक्शन हुआ है, तो हम इन्हें और चार्ज देकर, जो आपका पॉलीमर है इनके बीच में जाएगा, चार्ज डेवलप है उसमें पहले ही, जो आपका हार्ड केक बना है उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। दैट इज डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट, जो आपको पता है कि आपका जो सॉलिड है और जो लिक्विड है उसको मिक्स करने में हेल्प करते हैं, कि अगर आपका वो फेज है वो अलग ना रहे, बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे आप ट्रेगागेंथ यूज करते हो, सीएमसी यूज करते हो। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये दो तीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग। जैसे ट्रेगागेंथ की कंसंट्रेशन पूछी जाती है कि ट्रेगागेंथ ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 0.2% कंसंट्रेशन है, लेकिन कंपाउंड ट्रेगागेंथ है। ट्रेगागेंथ में यहाँ पर हम प्योरिटी या कुछ और नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर जो कंपाउंड ट्रेगागेंथ है जिसमें और चीजें भी प्रेजेंट है, उसको हम 2% यूज कर रहे हैं। बेंटोनाइट, ये आपका 2 से 3% यूज होता है। इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से जो आपको याद रखना है। इसके अलावा नेचुरल अकेशिया, ट्रेगागेंथ, एल्जिनेट्स ऑलमोस्ट आपके यही हैं। ठीक है, सेमी सिंथेटिक में आप ये याद रखना, मिथाइल सेल्यूलोज और उसका कंसंट्रेशन 0.5 to 2%, जेल टू सॉल्यूशन टू जेल और जेल टू सॉल्यूशन, SCMC। ठीक है, सल्फेट वाला जो है आपका 0.25 to 1, ओरल, एक्सटर्नल और आईवी। माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम चेंज करेंगे तो आपका प्रोडक्ट की बायोबिलिटी चेंज हो जाएगी। एक्चुअल में वो क्वेश्चन टैबलेट से पूछा था। ठीक है, क्योंकि जो आप माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज टैबलेट में यूज करते हो और यहाँ यूज करते हो, उन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग है। ठीक है,
लेकिन ये जो माइक्रोक्रिस्टलाइन है ये आपका बहुत तरीके से काम करता है, फ्लो प्रॉपर्टी को भी बढ़ाता है, ग्लाइडेंट की तरह काम करता है। ठीक है, आपका सस्पेंडिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, इस तरीके के बहुत सारे काम जो है वो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज अकेला कर देता है। ठीक है, तो इनसोल्यूबल है बट गुड डिस्पर्जन है। उसके बाद मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज के साथ यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक में बेंटोनाइट, आपका वीगम, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। वीगम जो नाम है आपसे पूछा जाएगा। सिंथेटिक में कार्बामर, कोलोइडन सिल्वर डाइऑक्साइड। फिर जो आपके वेटिंग एजेंट्स हैं जहाँ आप अलग अलग टाइप के HLB स्केल्स वाले जो कंपाउंड यूज करते हो, स्पैंस और ट्वीन्स। प्रिजर्वेटिव में आपका बेंजोइक एसिड, मिथाइल पिथाइल मिथाइल और प्रोपाइल पैराबीन, EDTA। ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह आपका मैंने आपको पहले टेबल दे दिया है। वनीला, स्ट्रॉबेरी क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है, सुक्रोज, एस्पार्टेम, कलरिंग, सनसेट येलो, टार्ट्राजिन, इराइथ्रोसिन, परफ्यूम वगैरह ये सब। ठीक है, ये सारा फॉर्मुलेशन में है। इसमें इंपॉर्टेंट है जो ये आपकी कंसंट्रेशन है, ये और आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब आपका एक आप याद रखना, जो सल्फर लोशन हम बनाते हैं उसको हम क्यूलिनार टिंचर बोलते हैं। ठीक है, क्यूलिनार टिंचर ऑल्सो यूज एज सस्पेंडिंग एजेंट। ये आपका सल्फर लोशन का एक टाइप होता है। अब इवेल्युएशन जो है हम 3 या 4 तरीके से करेंगे। सेडिमेंटेशन जो आप देखते हो स्टोक्स इक्वेशन से, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोकाइनेटिक, जीटा पोटेंशियल वगैरह आप चेक करोगे, माइक्रोमेरिटिक्स मेथड जिसमें आप पार्टिकल्स का साइज। अब जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है उसमें आप क्या चेक कर रहे हो, फ्लोकुलेटेड या डी फ्लोकुलेशन का। ये मान लो फ्लोकुलेशन के लिए है तो फाइनल वॉल्यूम बाय में इनिशियल वॉल्यूम। तो आप इसी चीज से जो आपको मैंने पहले बताया है तो आप सेडिमेंटेशन का इवेल्युएशन कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन जो कि आप ब्रूकफील्ड डिजिटल विस्कोमीटर से करते हो। ठीक है, स्पिंडल टाइप, 3 डिस्क टाइप, ये सब आप याद रखना, 100 RPM से और 30 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर से चेक करते हैं। एक क्वेश्चन शायद नाइपर में आएगी कि किससे सस्पेंशन की जो विस्कोसिटी है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, ब्रूकफील्ड डिजिटल विस्कोमीटर, स्पिंडल टाइप 3 डिस्क, रोटेटिंग एट 10, 20 और 100 RPM। नेक्स्ट, पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज आप करने के लिए आपके पास बहुत सारे, एक पिपेट भी है, आपको पता होगा, एंडरसन शायद कुछ ऐसी पिपेट है। ठीक है, उसके बाद आईपीस माइक्रोमीटर है, और काउंटर काउंटर मेथड है, बहुत सारे आपके पास मेथड है जिसमें आप पार्टिकल साइज वगैरह जो है वो आप चेक करते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड जिसमें आप चार्ज चेक करते हो। अब जब आपको चार्ज चेक करना होता है तो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज जीटा प्लस। उसको बनाया ब्रूक हेवन इंस्ट्रूमेंट कॉरपोरेशन, USA। तो जीटा प्लस नाम का जो है वो आपको ये बताता है कि पार्टिकल्स कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है और पार्टिकल्स जो है उनके ऊपर चार्ज क्या है। ठीक है, तो इसमें आप 1 ml सस्पेंशन लेते हो एक प्लास्टिक की ट्यूब में, उसको डाइल्यूट करते हो, और जो है आपका एक ऐसा ट्यूब होता है और यहाँ से सॉफ्टवेयर आपका अटैच होता है, तो उसके अंदर डालते हो तो वो आपको सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर, ये सब आपको बता देता है। तो आप अलग अलग डे पे चेक करते हो कि कितना टाइम में कितना चार्ज जनरेट हो रहा है। तो 0, 7, 14, 21, 28 डेज तक आप चेक करते हो फॉर्मुलेशन बनाने के बाद। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 इसलिए लिया है क्योंकि वाटर या आप क्या यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जर्नली ये वाटर के हिसाब से बताया हुआ है। ठीक है, 1.33। या फिर आप जो ग्लास ट्यूब लेते हो या प्लास्टिक का जो फाइबर ले रहे हो, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इतना ही है तब आपको सस्पेंशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है जीटा प्लस। नेक्स्ट, पैकेजिंग। पैकेजिंग ज़्यादातर आप जो है बोरोसिलिकेट या ग्लास में करो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक चीज़ इसके साथ दिक्कत है कि वो ग्लास जो है वो एम्बर कलर का होना चाहिए। ठीक है, मीन्स आपका जो डार्क ग्रे कलर होता है उस टाइप से आपका होना चाहिए। ठीक है, ताकि यूवी लाइट पास ना हो सके। अगर आप ग्लास यूज नहीं कर रहे हो तो आप प्लास्टिक यूज कर सकते हो, जो कि आपका पॉलीथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन और पॉलीकार्बोनेट इसका बना। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सस्पेंशन से, एक तो स्टोक इक्वेशन, ठीक है, एक आपका ये जो
इनकी वॉल कंसंट्रेशन है वहां से, इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे होंगे। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको एक दिन आपको मैंने एंटीमेनिक ड्रग कराई थी। ठीक है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को बताओ, इसका आंसर क्या होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है, मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था एंटीमेनिक ड्रग। बताओ क्या आंसर होगा इसका। बोलो, पिछली क्लास में कराया है अभी। गैस करो। सेकंड ट्रेमर। और कोई? मोनिका, सचिन, ज्योति। अरे गैस कर दो। ट्रिमर। बाकी लोग? ट्रिमर ही है। ट्रिमर ही है, यही है। ठीक है। प्रोपेनोलोल आप देते हो जब माइल्ड एंजाइटी वाले कंडीशंस आते हैं या ट्रिमर्स आते हैं बॉडी में। ठीक है। और वो आपका लिथियम कार्बोनेट की वजह से आते हैं। ठीक है, ट्रिमर ही आंसर। आंसर ये 2023 का क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने बताया नहीं है बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स डिग्रेडेशन इन सस्पेंशन इज, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना कि डिग्रेडेशन जो सस्पेंशन में हो रही है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगी। गैस कर दो, अगर नहीं आ रहा है समझ में, या नहीं कर पा रहे हो तो। थर्ड। बाकी लोग? फर्स्ट ऑर्डर। और बाकी लोग बताओ। जीरो। इसका जो आंसर है वो सूडो जीरो ऑर्डर है। अब इसका रीजन क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ये मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देखो जो पार्टिकल्स है वो कुछ तो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, कुछ आपके नीचे आएंगे। ठीक है। जीरो ऑर्डर में क्या बोलते हो कि जो आपका मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पार्टिकल्स की साइज ज्यादा है तो वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। ठीक है। एक एक चीज तो ये यहाँ फॉलो नहीं हो सकती। और मान लो यहाँ पर 4 पार्टिकल्स नीचे आए या 10 पार्टिकल्स नीचे आए, 2 ऊपर रह गए, तो 2 तो बच्चे हैं जो डिग्रेड होंगे और जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। ठीक है। एक तो जीरो ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा लीनियर कर्व नहीं आएगा कि टाइम के साथ एक्यूरेटली जो है आपके क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं। इसमें जो फॉलो होता है वो आपका सूडो जीरो ऑर्डर होता है। सूडो जीरो जीरो ऑर्डर क्यों होता है, देखो अगर आप देखो कुछ पार्टिकल्स आपके नीचे रहे, कुछ पार्टिकल्स आपके ऊपर रहे। ठीक है। तो यहाँ पर तो डिग्रेडेशन चल रहा है जो कि कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, जो कि जीरो ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल्स बाकी हैं जो धीरे धीरे नीचे आएंगे, तो ये आपका क्या है, ये अभी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। ठीक है। तो इस केस में सूडो जीरो ऑर्डर आपका होता है। ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन था। वैसे आप थोड़ा सा हाफ लाइफ या एब्जॉर्प्शन से भी इसको समझ समझ सकते थे। डिग्रेडेशन की जगह आप एब्जॉर्प्शन से भी समझ सकते थे कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको एंटी एपिलेप्टिक में कराया था। मैकेनिज्म ऑफ एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट ऑफ लेमोट्रिग्निन, या आपकी न्यूली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थी। बताओ लेमोट्रिग्निन किस तरीके से काम करता है। ये सारे
क्वेश्चन 2023 के हैं जो मैंने आपको आज अभी तक बताए हैं, 3 या 4 क्वेश्चन, ये 2023 के क्वेश्चन है। बताओ। नहीं आ रहा है, गैस कर दो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तो। बताओ। अरे बोल दो भाई, एक एक आधा तो कोई ऑप्शन बताओ, क्या पता ठीक ही निकल आए। सी है इसका आंसर। ए। नहीं, सी सी। सी। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं ना तो ये सारे ऑप्शन ठीक है। लैमोट्रिग्निन हर तरीके से काम करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक काम करती है वो आपका फोर्थ ऑप्शन है, एन टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। जब मैंने आपको इतना ऑप्शन दे दिया कि ये लैमोट्रिग्निन जो है ये न्यूली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो ये पुराने वाली तो इनके थ्रू काम कर ही रही है, तो नया तो आपका एन टाइप कैल्शियम चैनल हो सकता है। टी टाइप कैल्शियम चैनल वाली तो हमारे पास पहले से ही ड्रग है। ठीक है, तो ये एन टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, जो कि आपके जहाँ एक्सोन्स का जो एंड है वहां पर ये चैनल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको एंटी एपिलेप्टिक के लास्ट में बताया था एक चार्ट दिखा के, और मैंने आपको बोला था वहीं से आपका जो क्वेश्चन है मैकेनिज्म वाले निकलेंगे। एक चीज और, मैंने आपको एक टेबल भेजा हुआ है खासकर फार्माकोलॉजी में, जहाँ आपकी सारी ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, आप उनको पढ़ते रहो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे फिर। ठीक है, आपके माइंड में बैठ जाएंगी चीजें। नेक्स्ट, मैं ये क्वेश्चन मेटाबॉलिक एसिडोसिस का है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस डज नॉट अकर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये 2020 का क्वेश्चन है एक्चुअली। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कौन सी कंडीशन नहीं होती है। यहाँ तो 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन नहीं है। बताओ। ए है इसका आंसर। बस, ठीक है, यही है। ठीक है, ये आपका 2020 का क्वेश्चन है, तो आपको एक एक क्वेश्चन के पीछे भागना पड़ेगा, तब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, कल मैं आपको शायद सर्काडियन रिदम या फिर कोई सूटिक्स का एक टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, तो आप साथ साथ करो, पढ़ो। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, मैंने आपको